दोस्तों इस वीडियो में हम बात करें जो एनएससी का यहाँ पे कल सर्कुलर आया था। यहाँ पे है ट्रेड टू ट्रेड का सर्कुलर। ये दोस्तों सबसे खतरनाक सर्कुलर है। इसमें क्या होता है कि इस सर्कुलर में जो स्टॉक बताए गए होंगे आपको यहाँ पे वो सारे स्टेज 4 में चले जाएंगे और यहाँ पे उनको बी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो आपको पता है दोस्तों, जब स्टॉक ट्रेड टू ट्रेड या बी कैटेगरी में चला जाता है तो वहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते, ना ही यहाँ पे बीटीएसटी कर सकते। तो ये 5% के सर्किट पे फंस जाएगा और ये 100% मार्जिन के साथ होगा। बहुत ही खतरनाक यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, जैसे आपको पता होगा कि सीडीएसएल और यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड में लगी हुई है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे पढ़ते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड टू ट्रेड में क्या बोला गया कि जो नेक्सर 1 में है, साथ में उन्होंने एक्सेल शीट दी है तो उसका बात कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्सर 1 में क्या है कि सिक्योरिटीज शैल बी शिफ्टेड फ्रॉम रोलिंग सेगमेंट टू ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट विद ए प्राइस बैंड ऑफ 5% विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 12। तो दोस्तों यहाँ पे 12 अक्टूबर से ये जितने भी नेक्सर 1 में स्टॉक हैं, काफी सारे स्टॉक हैं, आई थिंक 20 से ज्यादा स्टॉक हैं, तो उनको क्या किया गया यहाँ पे गंदी कैटेगरी में डाल दिया गया, यानी यहाँ पे बी कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब यहाँ पे इन शेयर का बुरा हाल होने वाला है आगे आने वाले 1-2 महीने। तो अगर ये पहले से लॉन्ग टर्म में है तो 90 डेज पता नहीं कब होंगे, बट हाँ अगर इनके फ्रेश यहाँ पे स्टार्ट होंगे तो 90 डेज यानी वो दोस्तों 3 महीने तक ये स्टॉक का काम खराब हो सकता है। जो दूसरा यहाँ पे नेक्सर है, मेरे ख्याल से इस वीडियो में एक ही काफी रहेगा, बट हाँ बता देता हूँ यहाँ पे जो काफी सारे स्टॉक हैं, ये पूरा का पूरा उन्होंने डिटेल दिया है कि नेक्सर 2 में जो स्टॉक है वो अभी भी यहाँ पे बी सेगमेंट में रहेंगे, यानी यहाँ पे ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में रहेंगे जो पहले से भी है वहाँ पे। और यहाँ पे जो थर्ड यहाँ पे बताया गया नेक्सर 3 में जिनको क्या किया गया, इन स्टॉक को मूव कर दिया गया यहाँ पे बी कैटेगरी, यानी इनके लिए काफी अच्छी खबर है कि अब ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से निकल के नॉर्मल एक इक्विटी सेगमेंट में आ गए हैं। तो इनको रोलिंग बेसिस पे लाया जाएगा, यानी 12 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इनके लिए काफी अच्छी खबर है। काफी सारे यहाँ पे स्टॉक हैं जिनको बी कैटेगरी से निकाला गया, बट हाँ जो नेक्सर 1 में स्टॉक है उनके लिए तो दोस्तों बहुत बुरी खबर है। तो सीधा जाके हम यहाँ पे सारे स्टॉक देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट खोली, यहाँ पे देखिए नेक्सर 1 में हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम रोलिंग बेसिस टू ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट विद ए प्राइस बैंड ऑफ 5% और लोअर विद इफेक्ट फ्रॉम 12 अक्टूबर। तो यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक है वो है यहाँ पे अरविंद स्मार्ट स्पेसेस लिमिटेड। इसको क्राइटेरिया ए और सी की वजह से इसको स्टेज 4 में डाला गया है, यानी बी कैटेगरी में डाला गया, और आप बोल सकते हैं कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में डाला गया। तो आपको अगर कोई बोले बी कैटेगरी क्या होती है, वो होती है बुक एंट्री, वो समझ लो कि स्टेज 4 को बोलते हैं और वो ट्रेड टू ट्रेड को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है ग्रैंड फाउंड्री लिमिटेड। इसको क्राइटेरिया ए की वजह से यहाँ पे स्टेज 4 में डाल दिया गया है। उसके बाद जो थर्ड स्टॉक आ रहा है वो है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। वो भी यहाँ पे क्राइटेरिया ए की वजह से यहाँ पे स्टेज 4 में चला गया है, यानी बी कैटेगरी में चला गया है। फोर्थ यहाँ पे स्टॉक है वो है बटरफ्लाई गांधी मठी अप्लायंस लिमिटेड। वो भी यहाँ पे स्टेज 4 में चला गया है ड्यू टू क्राइटेरिया ए। जो फिफ्थ स्टॉक है, काफी आजकल फेमस नाम है, नजारा टेक्नोलॉजी गेमिंग कंपनी है। इसको भी क्राइटेरिया ए की वजह से यहाँ पे स्टेज 4 में डाल दिया गया है। आई थिंक ये रिसेंटली लिस्ट हुआ था, अभी 6 महीने हुए हैं। तो जैसे इसके 6 मंथ खत्म हुए हैं तो इसको डायरेक्टली स्टेज 4 में डाल के इसका काम तमाम कर दिया गया। अब ये सीधा मेरे ख्याल से 3 महीने इसका बुरा हाल होने वाला। तो जिसके बाद यहाँ पे है वो बेटर होगा कि यहाँ से निकल जाए और थोड़ा दिन किसी और स्टॉक में रहें, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड करना बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। आपको यहाँ पे काफी लंबा पेशेंस करना पड़ता है, वो मेरे ख्याल से यूजुअली होता नहीं है इन्वेस्टर में, अगर 3 महीने आपका स्टॉक कुछ ना कर रहा हो। जो उसके बाद स्टॉक है वो जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। उसको क्राइटेरिया बी की वजह से यहाँ पे स्टेज 4 में डाल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक है कैंटाविल रिटेल इंडिया लिमिटेड। उसको क्राइटेरिया ए की वजह से यहाँ पे स्टेज 4 यहाँ उसको ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में डाल दिया गया है। तो अब पहले यहाँ पे नजारा टेक्नोलॉजी का एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नजारा टेक्नोलॉजी का डेली चार्ट खोला। यहाँ पे देखें इसका लिस्टिंग मुझे लग रहा है कि मार्च एंड के अराउंड हुआ है। तो मार्च एंड से यहाँ पे सितंबर एंड में इसके 6 मंथ हुए हैं। तो उसके बाद डायरेक्टली क्या किया गया, जैसे इसके 7-8 दिन आगे हुए हैं तो इसको स्टेज 4 में डाल के इसका काम खत्म कर दिया गया। यहाँ पे देखें 1500 से ये स्टॉक 3000 पहुंच गया हुआ है। तो यहाँ पे 100% गेन हो गया है विद इन यहाँ पे जुलाई से लेके अब तक। तो इसकी वजह से इसको स्टेज 4 में डाल दिया गया है। वो भी क्राइटेरिया आई थिंक ए की वजह से। मैं आपको तीनों क्राइटेरिया बताऊंगा, ए बी सी डी जो भी होते हैं वो आपको मैं फिर से समझाऊंगा। मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ बहुत पहले, अगर आप मेरे चैनल में सबसे पहले वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि मैंने एएसएम पे पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया था कि कोई स्टॉक एएसएम में क्यों जाता है, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं। बट हाँ मैं जल्दी से आपको क्राइटेरिया ए बी सी डी बता देता हूँ फिर से एक बार। यहाँ दोस्तों चार्ट बहुत छोटा है, पर जैसे इसने ये वाला रेजिस्टेंस पार किया था, क्योंकि यहाँ पे इसकी लिस्टिंग स्टार्ट हुई थी उस दिन यहाँ पे काफी तगड़ा प्रॉफिट बुक होता। और इसको यहाँ पे लगा के देखें, सेम लाइन बन रही है। एक रेजिस्टेंस इसको यहाँ मिला, वापस ये नीचे आया। ये इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट था यहाँ पे 1500 1550 के पास। जैसे उसने उसको पार किया उसके बाद गया ऊपर, वापस रीटेस्ट करने आया यहाँ पे, फिर ये नहीं रुका है दोस्तों। यहाँ पे कुछ मैं कह सकता हूँ कि कोई ना कोई गेम हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम कंसंट्रेशन हुआ है, शायद कुछ इंटरनल गेम हुआ होगा जिसकी वजह से यहाँ पे इसको स्टेज 4 में डाल दिया गया है डायरेक्टली। तो अब यहाँ पे मुझे नियर कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे
क्योंकि अब ये स्टेज 4 में आ जाएगा 12 तारीख से, तो बेटर होगा कि आप यहाँ से निकल जाएं, मंडे आपको मौका मिले किसी दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो जाएं, वहां आपको शांति मिलेगी। यहाँ 3 महीने आपको बहुत ही टेंशन वाला काम होगा इस स्टॉक में होल्ड करना। तो यहाँ पे मैंने एनएससी की वेबसाइट पे यहाँ पे ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट का पूरा खोला हुआ डेटा, तो क्यों कोई स्टॉक जाता है, कौन कौन सी यहाँ पे क्राइटेरिया होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है, आप भी यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो हम सीधा देखते हैं कि क्राइटेरिया ए बी सी जो बताए गए हैं यहाँ पे लिस्ट में, वो कौन कौन से यहाँ पे क्राइटेरिया। यहाँ पे पढ़े इसको, यहाँ पे पढ़े क्वार्टरली रिव्यू फॉर शिफ्टिंग सिक्योरिटीज टू फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड। तो सिक्योरिटीज सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया ऑन द डेट ऑफ रिव्यू शैल बी शिफ्टेड टू ट्रेड फॉर ट्रेड। The securities satisfying any of the following criteria A, B, C or D shall be transferred to trade for trade segment। तो दोस्तों ये बता रहा है यहाँ पर फिर से जो क्राइटेरिया आपने देखा, मैंने एक्सेल शीट में जो दिखा रहा था A, B, C, D वहाँ पे लिखा हुआ था क्राइटेरिया के साथ, तो उसकी वजह से इनको ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में डाल दिया गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्राइटेरिया ए क्या बोल रहा है। मैंने पहले भी बताया हुआ, बट मैं जल्दी से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्राइटेरिया ए बोल रहा है प्राइस अर्निंग मल्टीपल लेस देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू द अपर लिमिट सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 25 एज ऑन द रेलेवेंट डेट। ओके, तो दोस्तों अगर किसी स्टॉक का उस टाइम पे प्राइस टू अर्निंग या तो 0 से नीचे है, नेगेटिव है, या अपर लिमिट कुछ मेंशन की गई है उससे ऊपर है, और मिनिमम होता है दोस्तों 25 है, क्योंकि मिनिमम यहाँ पे 25 रखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने एज ऑन रेलेवेंट डेट। जो भी यहाँ पे रिव्यू की डेट जैसे 7 थी यहाँ पे, तो 7 को वापस ये रिव्यू हुआ है। तो अगर कोई स्टॉक यहाँ पे इस क्राइटेरिया को मैच कर लेगा तो उसका क्राइटेरिया ए में आना स्टार्ट हो जाएगा, बट उसके लिए क्या है, उसको एंड भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंड क्या है, यहाँ पे देखिए प्राइस वेरिएशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 25% प्लस सेक्टोरियल इंडेक्स स्लैश निफ्टी 500 वेरिएशन इन द लास्ट 2 फोर्टनाइट सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 10%। ओके, तो दोस्तों अगर इस स्टॉक में जो वेरिएशन हुआ है उससे 25% से ज्यादा का वेरिएशन हो, जैसे मान लो कि ये मेटल का स्टॉक है, अगर मेटल इंडेक्स से 25% का ज्यादा का वेरिएशन हो इन द लास्ट 2 फोर्टनाइट, मतलब 2 फोर्टनाइट, मतलब यहाँ पे 2 बार 15 डेज यानी कि एक मंथ में, तो उसका सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 10%। उसके साथ एंड भी है यहाँ पे, वोलेटिलिटी ग्रेटर देन 3 टाइम्स निफ्टी वोलेटिलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ 6 फोर्टनाइट, वोलेटिलिटी इज कंप्यूटेड एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लॉग नॉर्मल क्लोज टू क्लोज रिटर्न। तो यहाँ पे जो साथ में जो एंड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया है, जो तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा तब जाके वो क्राइटेरिया ए में आएगा। अगर स्टॉक की वोलेटिलिटी लास्ट 6 फोर्टनाइट, मतलब यहाँ पे 3 महीने की बात हो रही है, उसमें निफ्टी की वोलेटिलिटी से 3 टाइम ज्यादा, मतलब 3x है, तो जाके फिर से एक यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से एक क्राइटेरिया बन जाएगा ए पार्ट का। तो अगर कोई स्टॉक तीनों यहाँ पे रीजन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो क्या होगा, वो क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंग स्टेज 4 में चला जाएगा, यानी ट्रेड टू ट्रेड में चला जाएगा। दोस्तों क्राइटेरिया बी सी डी बाद में देखेंगे, पहले स्टॉक देख लेते हैं कौन कौन से है इसमें। जो 8 स्टॉक है यहाँ पे क्रिएटिव आई लिमिटेड, जिसको क्राइटेरिया ए की वजह से यहाँ पे ट्रेड टू ट्रेड में डाल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे रॉयल ऑर्चिड होटल लिमिटेड, यहाँ पे क्राइटेरिया ए और सी दोनों सेटिस्फाई हो गए। दोस्तों कुछ स्टॉक में देख रहा हूँ कि दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब उसको 2 क्राइटेरिया की वजह से इसको स्टेज 4 में डाला गया है। जो अगला स्टॉक है यहाँ पे जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको क्राइटेरिया बी की वजह से यहाँ पे स्टेज 4 में डाल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे गोल्डन टोबैको लिमिटेड, इसको भी क्राइटेरिया बी की वजह से यहाँ पे स्टेज 4 में डाल दिया गया। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्राइटेरिया बी क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देखें क्राइटेरिया बी में क्या है, प्राइस टू अर्निंग वाला, तो दोस्तों वही है जो मैंने आपको यहाँ पे क्राइटेरिया ए में समझाया, तो सेम वो पहला वाला एप्लीकेबल हो रहा है। बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इसमें आ रहा है प्राइस वेरिएशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% प्लस सेक्टोरियल इंडेक्स। तो ऊपर वाले क्राइटेरिया ए में क्या था, यहाँ पे प्राइस वेरिएशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 25% प्लस सेक्टोरियल इंडेक्स, तो यहाँ पे 50% है, इसलिए ये क्राइटेरिया बी है। बाकी सब कुछ सेम है, और यहाँ पे वोलेटिलिटी वाला भी सेम है। तो बस एक ही डिफरेंस है कि अगर स्टॉक का जो वेरिएशन है अपने सेक्टर से 50% ज्यादा होता है विद इन 1 मंथ, तो फिर उसको क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग इसको स्टेज 4 में डाल दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे डिश टीवी है, जिसको क्राइटेरिया ए की वजह से यहाँ पे स्टेज 4 में डाल दिया गया है। उसके बाद जो ईज माई ट्रिप है, ये मेरी भी होल्डिंग है इसमें, उसको क्राइटेरिया ए की वजह से यहाँ पे स्टेज 4 में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे मेरे लिए भी यहाँ पे बुरी खबर है, क्योंकि मैं इस शेयर को होल्ड करता हूँ, मुझे इस शेयर में काफी ट्रस्ट है कि ये काफी आगे बढ़ेगा। बट अब यहाँ पे क्योंकि इसको स्टेज 4 में डाल दिया गया है, तो यहाँ पे काफी बोरिंग हो जाएगा इसको होल्ड करना। बट स्टिल अभी मैं इसको देखूंगा कि मुझे क्या करना है। उसके बाद 14 स्टॉक है यहाँ पे सी मैक लिमिटेड, इसको क्राइटेरिया बी की वजह से यहाँ पे स्टेज 4 में डाला गया है। फिर यहाँ पे आता है सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड, उसको क्राइटेरिया ए की वजह से यहाँ पे स्टेज 4 में डाला गया है। और 16 स्टॉक जो आ रहा है वो है टेम्पो ग्लोबल इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसको क्राइटेरिया ए की वजह से यहाँ पे स्टेज 4 में डाला गया है। तो अब देखते हैं कि क्राइटेरिया सी क्या बोलता है। तो यहाँ पे रॉयल ऑर्चिड होटल ने यहाँ पे क्राइटेरिया ए और सी मैच किया है, तो इसको देखेंगे कि ये सी क्राइटेरिया कैसे मैच कर रहा है। तो पहले देखते हैं कि सी क्राइटेरिया यहाँ पे हमें क्या बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया सी क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया सी शैल बी एप्लीकेबल टू सिक्योरिटीज विद अ मार्केट कैप ऑफ लेस देन 2 टाइम्स ऑफ द मार्केट कैप
अराइव्ड एट फॉर द रिव्यू। तो अगर किसी स्टॉक की मार्केट कैप 2 टाइम्स लेस हो गई है जब उसको रिव्यू के लिए रखा गया, तो उससे तब जाके ये क्राइटेरिया सी एप्लीकेबल होगा। तो इसके तीनों जो रूल हैं वो पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एवरेज डेली वॉल्यूम वेरिएशन फॉर 2 फोर्टनाइट्स ओवर previous 2 fortnights greater than 200% plus average volume variation of Nifty 500 index। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइंस लिखी हुई हैं ताकि समझ ना आए कि सेबी का ही काम हो सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर पिछले महीने का वॉल्यूम उससे पिछले महीने के वॉल्यूम से 200% ज्यादा हो जाए प्लस एवरेज वॉल्यूम वेरिएशन ऑफ निफ्टी 500 इंडेक्स, तो 200% प्लस जो निफ्टी जो 500 इंडेक्स है उसके वॉल्यूम वेरिएशन से 200% ज्यादा हो गया अगर पिछले महीने का वॉल्यूम, तो एक क्राइटेरिया बनता है सी में आने का। उसके बाद यहाँ पे जो रूल है वो है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन काफी खतरनाक रूल होता है जिसकी वजह से यहाँ पे मैनिपुलेशन होती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कंसंट्रेशन ग्रोस परचेज प्लस ग्रोस सेल्स ऑफ टॉप 50 क्लाइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पैन ड्यूरिंग 2 fortnights मोर देन 25%। तो यहाँ पे ग्रोस परचेज प्लस ग्रोस सेल का मतलब हो गया ट्रेड, ओवरऑल ट्रेड मतलब बाय किया और सेल किया। अगर टॉप 10 क्लाइंट है उसमें जो ऑन द बेसिस ऑफ पैन, उनका जो वॉल्यूम है दोस्तों अगर ओवरऑल वॉल्यूम के 25% से ज्यादा हुआ तब भी ये सी क्राइटेरिया के लिए एक रूल बन जाएगा। तो लास्ट है यहाँ पे प्राइस वेरिएशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 25% प्लस सेक्टोरियल इंडेक्स। तो दोस्तों ये हमने क्राइटेरिया ए में भी देखा है, ये चारों अगर क्राइटेरिया मैच करेंगे तब जाके वो सी में आएगा। इसके बाद जो स्टॉक है जिसको यहाँ पे स्टेज 4 में डाल दिया गया यानी ट्रेड टू ट्रेड में डाल दिया गया वो है यहाँ पे इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड। उसके बाद जो आता है एचएलवी लिमिटेड जिसको क्राइटेरिया ए की वजह से डाला गया है। यहाँ पे जो अगला स्टॉक है वो है डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड। दोस्तों ये डेटामेटिक नहीं है, मैं डर गया था, यहाँ पे डायनामेटिक है ये टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसको क्राइटेरिया ए की वजह से इसमें डाल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक है 20th वो है V2 रिटेल लिमिटेड, ये भी अच्छा स्टॉक है, इसको क्राइटेरिया ए और सी की वजह से यहाँ पे स्टेज 4 में डाल दिया गया है। उसके बाद जो 21 नंबर पे है वो है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, इसको क्राइटेरिया ए की वजह से। फिर यहाँ पे आता है कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड, इसको बी और सी की वजह से। और लास्ट में यहाँ पे आ रहा है DCW जिसको यहाँ पे क्राइटेरिया ए की वजह से। तो देख रहा हूँ ए बी सी ज्यादातर ए की वजह से डाला गया है, कुछ यहाँ पे बी और सी में, डी में तो ए भी क्राइटेरिया फिल नहीं किया है। तो हम देखते हैं कि डी क्या बोल रहा है अभी। तो यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया डी में क्या है, नंबर ऑफ नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर लेस देन 500 एज पर द लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न अवेलेबल विद द एक्सचेंज। ओके दोस्तों ये आई थिंक बहुत ही कम पे एप्लीकेबल होगा क्योंकि जो शेयर होल्डर होंगे उसको जो प्रमोटर के अलावा 500 से कम होने चाहिए तब जाके ये क्राइटेरिया लगता है। बट हाँ यहाँ पे रिटेलर्स इतने करोड़ों में तो रिटेलर्स है इंडिया में, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 500 तो ऐसे हो जाएंगे दिल्ली के बेसिस पे। तो यहाँ पे पढ़े इफ निफ्टी पी ऑन द रेलेवेंट डेट इज इन द रेंज ऑफ 15 to 20 देन द अपर लिमिट विल बी 30। ओके इफ द निफ्टी पी ग्रेटर देन 20 और लेस देन 15 देन द डिफरेंस राउंड ऑफ टू नियरेस्ट नंबर विल बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30। दोस्तों ये भूल जाएं, ये सेबी पागल हो चुका है, इसमें कुछ देखने वाली बात नहीं है। ये समझ लो कि अगर यहाँ पे शेयर होल्डर यहाँ पे 500 से कम हो तो जाके वो क्राइटेरिया डी में फिट होगा। ये आप पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप लाइन वाइज लाइन पढ़ लेना। मैं बोर हो गया हूँ ये लाइनें पढ़ के, समझ नहीं आ रही, बोरिंग सी लाइनें यहाँ पे। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पे एक टास्क है, आप इन स्टॉक को मैच करें और देखें कि यहाँ पे क्राइटेरिया मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके देखें कि ए में क्या लिखा गया था और अगर नजारा टेक्नोलॉजी है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे आप सिमिलर बी और सी का देखें और मुझे कमेंट में लिखें कि किस स्टॉक का मैच हो रहा है, किस स्टॉक का आपको लग रहा है कि मैच नहीं हो रहा, फिर भी इसको स्टेज 4 में डाल दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और बाकी ये नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट 3 बाद में कवर करूंगा, ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।